सुप्रभात, आप देख रहे हैं हेलो नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और अगले 1 घंटे मैं और नैना आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा देखिए 10 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान सीएम पद के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। दोनों नेताओं की राहुल गांधी से सुबह 10:30 बजे मुलाकात होगी। दिल्ली आने से पहले रायपुर में सीएम बघेल ने कहा कि बहुत दिनों बाद दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी के साथ एक बैठक में हिस्सा लेना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को आला कमान ने दिल्ली बुलाया था, जिसके बाद सीएम बघेल रायपुर से दिल्ली पहुंचे हैं तो टीएस सिंहदेव भोपाल से दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने अब अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की बयानबाजी से पार्टी में शुरू हुए नए विवाद के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज से पंजाब के दौरे पर रहेंगे। अपने पंजाब दौरे से पहले हरीश रावत ने कहा कि इस मामले की अपने स्तर से जांच करूंगा। इस मामले में उन्होंने जानकारी भी मांग ली है। दूसरी तरफ सिद्धू का कहना है कि सलाहकारों के बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया है और ऐसी संभावना है कि चुनाव के वक्त राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो। इस मामले में बात करने के लिए सिद्धू ने अपने दोनों सलाहकार मलविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग को पटियाला में अपने घर पर बुलाया था। दरअसल सिद्धू के सलाहकारों ने कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिसके बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कड़ी टिप्पणी की थी और ऐसे बयानों से बचकर रहने की सलाह दी थी। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी ऐसे बयानों को गलत बताया था। इतना ही नहीं, सिद्धू के सलाहकारों की बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि सिद्धू के सलाहकारों ने जिस तरह की बातें कही है वो कांग्रेस पार्टी के विचार को दिखाता है। अफगानिस्तान की स्थिति पर तत्काल बातचीत के लिए आज 7 देशों के समूह G7 के नेताओं की एक बैठक होगी। बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। इस साल G7 देशों की बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन कर रहा है। बताया जा रहा है कि वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान नीति पर करीबी समन्वय को लेकर चर्चा की जाएगी। G7 की बैठक में अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को निकालने को लेकर भी बातचीत होगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि काबुल में जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए वो किसी तरह की गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोई भी अमेरिकी जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं उसे जरूर लाया जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि हाल में अफगानिस्तान की घटनाक्रम समेत द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान भारत जर्मनी सामरिक साझेदारी को मजबूत करने को लेकर भी बात की गई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने देशमुख को पूछताछ के लिए 5 बार बुलाया था, लेकिन उनके नहीं पहुंचने के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। देशमुख की मुसीबत इतनी ही नहीं है, उन्हें कोर्ट से भी किसी तरह का कोई संरक्षण या राहत नहीं है। इससे पहले ईडी ने देशमुख को इसी साल 26 जून से लेकर 17 अगस्त तक 5 बार समन भेजे थे, लेकिन एक बार भी वो जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इससे पहले मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए मुंबई के पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से 100 करोड़ की वसूली के लिए कर रहे थे। इसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियों के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस भी जांच कर रही है। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से रंगदारी वसूलने वाले हाई प्रोफाइल चीटर सुकेश चंद्रशेखर के घर पर चेन्नई में छापेमारी की गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान चंद्रशेखर के घर से काफी मात्रा में कैश और कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। ईडी ने चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित सुकेश की जिस बंगले पर छापेमारी की है, उस बंगले की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुकेश चंद्रशेखर का घर कितना आलीशान है और घर को कितने भव्य तरीके से सजा कर रखा गया है। इसी मामले में सुकेश की करीबी एक्ट्रेस लीना पॉल से भी ईडी पूछताछ कर रही है।
इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल के अंदर से एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी से कोर्ट केस को निपटाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की रकम वसूली थी, जिसमें आरबीएल बैंक के अधिकारी समेत सुकेश और तिहाड़ प्रशासन के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुकेश चंद्रशेखर को स्पेशल सेल ने रंगदारी मामले में गिरफ्तार किया था। हाई प्रोफाइल चीटर सुकेश चंद्रशेखर पर AIADMK सिंबल मामले में भी आरोप हैं और वो लंबे वक्त से जेल में बंद है। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत ने देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के गंदे खेल का पूरी दुनिया के सामने खुलासा कर उस चेहरे को बेपर्दा किया जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। धर्म परिवर्तन का खुफिया स्लीपर सेल चला रहे मौलाना अबू बकर ने टाइम्स नाउ नव भारत के खुफिया कैमरे पर अपने हर राज से पर्दा उठाया। टाइम्स नाउ नव भारत के इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और रविवार रात अबू बकर को फरीदाबाद के धौज गांव से गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मैं जिस आदमी को 5 साल हो गए जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो आदमी 2 दिन पहले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है, जिससे 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। एक बंदा जिसने पुलिस के ऊपर ही जाए 2 महीने पहले वीडियो वायरल कर रखी है सर, पुलिस के ऊपर ही उल्टा आरोप लगाया था। उसी बंदे के जो दारू भी पीता है, शराब भी पीता है, उसके माँ बाप ने उसके पूरे गाँव उसके खिलाफ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच के लिए SIT का गठन भी हो सकता है। कंप्लेंट उन्होंने लीलू ने दी है, उसके अंदर उसने रिटर्न में कंप्लेंट में दिया 7-8 हज़ार रुपये मुझे शुरू में दिए थे और लालच दिया गया था। उसी कंप्लेंट के आधार पर 7-8 हज़ार का मामला अभी तक सामने आया। कोई ज़मीन भी दी है, शादी का लालच भी दिया गया है। ज़मीन का मैटर हमारे सामने अभी नहीं आया, लेकिन उसका रिमांड लेके अभी हम जांच करेंगे। जांच में क्या आता है, ज़मीन का मैटर आता है या नहीं आता, रिमांड के दौरान पता लगेगा। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर अबू बकर ने खुद कबूल किया है कि उसने कैसे नागपुर में 700 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं, अबू बकर देश में ब्राह्मण और दलित समाज के बीच दूरी पैदा करना चाहता था। इंदौर में एक मुस्लिम युवक की पिटाई के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब इंदौर पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले युवक तस्लीम उर्फ असलीम के खिलाफ ही 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तस्लीम उर्फ असलीम पर पास्को एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। युवक पर फर्जी पहचान पत्र रखने और नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने एक 6ठी क्लास की छात्रा की शिकायत पर मुस्लिम युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ साथ पुलिस ने कोतवाली थाने पर हंगामा करने वाले करीब 30 लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। इस मामले में पुलिस 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी तरफ इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि इंदौर में चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा और अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही FIR दर्ज कर लिया है। तस्लीम का जुर्म यह है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ, जबकि उसको लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान लश्कर के कमांडर अब्बास शेख और साकिब मंजूर के रूप में की गई है। दोनों आतंकियों की एक जगह पर छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और दोनों को ढेर कर दिया गया। फिलहाल इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इलाके में आने जाने वालों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर से 10 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस को इनपुट मिली थी कि कुपवाड़ा के गासला दरपुरा ट्रालपुरा में यासिन मीर के बेटे मोहम्मद यूसुफ मीर के घर में हैंड ग्रेनेड छिपाए गए हैं, जिसके बाद तलाशी शुरू की गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में फिर से राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक बार फिर से राज्य की मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज श्रीनगर में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की एक अहम बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर की जाएगी। बैठक को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पहले से काफी अलग बैठक होगी। घाटी की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के साथ साथ सियासी रणनीति को लेकर भी बात की जाएगी। साथ ही इस बार बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने वाली पार्टियों का चयन गठबंधन दलों पर छोड़ दिया गया है। बैठक में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए नेता शामिल होंगे। एक अनुमान के मुताबिक बैठक में 150 से 200 नेता शामिल हो सकते हैं। गुपकर अलायंस दरअसल 6 मुख्य धारा के राजनीतिक दलों का गठबंधन है, जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहा है।
ये तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की है, जहां अचानक पहाड़ दरकने की वजह से चंपावत टनकपुर हाईवे को बंद करना पड़ा। पहाड़ों के दरकने की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास मौजूद लोगों में किस तरह का खौफ रहा होगा। लोगों ने जैसे ही मलबा गिरते देखा, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पहाड़ की ऊंची चोटियों से मलबा गिर रहा है, और फिर इन तस्वीरों को देखिए कि यहाँ कैसे यात्री फंसे हुए हैं और मलबा देखकर इधर उधर भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चंपावत टनकपुर हाईवे पर कई इलाकों में अभी भी मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि हाईवे बंद होने की वजह से भारी संख्या में यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ हाईवे बंद होने के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जगह जगह पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने की घटना सामने आ रही है। और अब समय हो गया है आज आपके काम की खबर जानने का। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज की एक्स्ट्रा बसें चलाने जा रही है। इस परीक्षा में करीब 20,73,540 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर स्टूडेंट्स को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य परिवहन विभाग ने मुकम्मल व्यवस्था किया है। हालांकि परीक्षार्थियों को टिकट लेकर ही बसों में सफर करना होगा। दोनों पालियों में परीक्षा दिलाने के लिए करीब 600 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। कोरोना काल में सुरक्षा एक चुनौती है, लिहाजा बसों में ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए अतिरिक्त बस चलाने की योजना बनाई गई है। पूर्वोत्तर के 3 राज्य असम, अरुणाचल और मेघालय में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिण पश्चिम हवाओं के प्रभाव से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश के मद्देनजर इन राज्यों में शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी गई है। बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी गई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास एक से अधिक बैंकों का खाता होता है, लेकिन कई बार लोग इन सभी खातों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि आप 12 महीने से अधिक किसी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो बैंक उसे इनएक्टिव अकाउंट घोषित कर सकता है। यदि ग्राहक 24 महीने तक अपने अकाउंट में कोई गतिविधि नहीं करता है, तो बैंक उस अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट घोषित करेगा। आरबीआई के हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बैंक ने आपका खाता डोरमेंट कर दिया है, तो भी आप इसे फिर से चालू करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में लिखित में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको केवाईसी फॉर्म भरने होंगे। आपके डोरमेंट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। बैंक अपने प्रोसेस के मुताबिक 1 दिन या उससे अधिक समय में आपका अकाउंट फिर से चालू कर देगा। नियमों के मुताबिक एक बैंक अकाउंट के डोरमेंट होने के बाद भी उसके खाते में पड़े पैसे सुरक्षित रहते हैं। सेविंग अकाउंट होने की स्थिति में ग्राहक के खाते में समय से जमा पर ब्याज भी जुड़ता रहता है। हरियाणा सरकार ने फिर से ई संजीवनी ओपीडी सेवा को बहाल कर दिया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ई संजीवनी ओपीडी फिर से शुरू हुआ है, लेकिन इस बार ये सेवा सप्ताह में एक ही दिन लोगों को मिल पाएगी। पहले ये सेवा पूरे सप्ताह लोगों को मुहैया होता था। प्रदेश के सभी 22 जिलों में ई संजीवनी ओपीडी का शेड्यूल जारी हो गया है। तय तारीख पर लोग 24 घंटे ई संजीवनी के जरिए इलाज करा सकेंगे। इसके लिए सेंटर पर 5 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। ओपीडी शुरू करने का मकसद अस्पतालों में बढ़ रही भीड़ को कम करना है। अब कोरोना का संक्रमण कम है, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ रही है। बिना मास्क ही लोग लाइनों में लगे नजर आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने ई संजीवनी ओपीडी सेवा बहाल की है। इसके साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की गई है। खबर के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर लगातार जारी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है बीती रात से सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन जारी है। कल भी श्रीनगर में 2 आतंकी ढेर किए गए थे और अब इसी तरह की एक और बड़ी खबर है, वो है सोपोर से, जहां पर पुलिस और इसके साथ ही आतंकियों का लगातार मुठभेड़
जारी है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार जिस तरह से आतंकियों को घेरा हुआ है, 2 से 3 आतंकी पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सोहेल, क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक जो है ऑपरेशन चल रहा है। कल देर रात में ऑपरेशन जो है शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में कुछ इनपुट था कि 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं एक रेजिडेंशियल घर में छुपे हुए हैं। सीर का जो गांव है सोपोर में, वहां की बात है। हालांकि अभी तक अगर बात की जाए, रिपोर्ट्स आ रही है कि एक मिलिटेंट को इस ऑपरेशन में मार गिराया है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक इस पे कोई बात नहीं की है। हालांकि ऑपरेशन कल देर रात में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। इम्पोर्टेंट इसलिए है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि 3 से 4 मिलिटेंट्स का वहां पर होना जो है ऐसा माना जा रहा है। क्या इस बात की तस्दीक हो पाई है, खुलासा हो पाया कि ये आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग थे जो लगातार अभी एनकाउंटर में मुफ्तला है सेना के साथ? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ पाई है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो शायद लश्कर से हैं। हालांकि इनकाउंटर अभी भी चल रहा है। इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बता पाएगी कि आखिर इनका वाबस्ता किस संगठन से था। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार आतंकियों के साथ में मुठभेड़ जारी है, 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का, बात करते हैं पंजाब कांग्रेस की। सिद्धू ने अपने सलाहकारों को तलब किया है। जानकारी यह है कि बयानबाजी से जिस तरह से विवाद उठा, उसके बाद में अब सिद्धू भी एक्शन मोड में है। उसके बाद में अपने दोनों ही सलाहकारों को नवजोत सिंह सिद्धू ने तलब किया है। जैसा कि बड़ी खबर बता रहे हैं, पंजाब दौरे पर कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने कहा है कि बयान की जांच होगी, जिसने गलत बात की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुरप्रीत सिंह चिन्ना का रुख करते इस बड़ी खबर पर बातचीत करने। गुरप्रीत, लग रहा था कि अब सिद्धू के आने के बाद विवाद खत्म हो जाएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब थोड़ा शांत हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है दोनों गुटों में तलखी, तनाव, लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब एक नया मुद्दा आया सामने। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो इन फाइटिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि पार्टी हाईकमान दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को देखेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में तनाव बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं इन फाइटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। और अब जो मुद्दा आया है वो सिद्धू के एडवाइजर का आया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे एक पोस्ट फेसबुक पे डाली थी। उसको लेके जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो काफी नाराज हुए और उन्होंने उनकी खींचतान भी की और उन्हें बोला कि इनको सिर्फ अपनी एडवाइस के लिए रखा जाए। और इस बात को लेके हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दोनों के दोनों एडवाइजर को तलब किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हमने टाइम्स नाउ भारत ने कन्फ्रंट किया जो मालविंदर माली जो एडवाइजर है, जिन्होंने कश्मीर पे बोला था कि कश्मीर ऑक्यूपाई किया गया इंडिया द्वारा, और उनसे जब बात की तो उन्होंने कोई भी अपोलोजाइज नहीं की, उन्होंने कोई भी अपने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको सिद्धू की अभी भी बैकिंग है। जबकि हरीश रावत ये कह रहे हैं कि ये बयान को तोड़ मरोड़ के दिया गया है। ये तोड़ मरोड़ के बयान को देने के बावजूद भी अगर मालविंदर माली कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, तो कोई अपोलोजाइज नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल। अब गुरप्रीत, ये देखने वाली बात है कि अगर रावत ये कह रहे हैं कि ये जो बयान है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो उनका ये जो 2 दिन का दौरा है फिर ये किस तरह का है? लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की हो तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है राहुल गांधी से। आज भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव मुलाकात करने वाले हैं। जी, लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कला सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में प्रभारी पीएल पुनिया ने बहुत कोशिश की कि दोनों ही बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, लेकिन अब विवाद इतना बड़ा हो गया कि उनको दिल्ली आना पड़ा। मुख्यमंत्री नहीं बन जाने को लेकर टीएस सिंहदेव नाराज भी थे और उन्होंने कहा था कि 6 महीने का कार्यकाल होना चाहिए या ऐसा कुछ कर रहे ताकि दोनों को ही मौका मिले, लेकिन नाराजगी अब पहुंच चुकी है दिल्ली तक। और कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है। तीसरी लहर की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी हां, स्वास्थ्य नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कोरोना पर एनडीएमए की एक रिपोर्ट साझा की गई जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक होगा और इसी को लेकर पीएमओ लगातार चिंता में है और तमाम पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। तो अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक होगा, ये एनडीएमआई की रिपोर्ट के जरिए स्पष्ट हो चुका है। पीएमओ को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इसको लेकर आज एक अहम बैठक होगी।
चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। G7 के नेताओं के साथ बाइडेन की अहम बैठक होनी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी और जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं इस पर G7 देशों ने अपनी भूमिका अदा करने का फैसला किया है। दरअसल जो G7 की बैठक है उसमें ब्रिटेन G7 देशों की अध्यक्षता करने वाला है। ये जो बैठक है इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोविड को ध्यान में रखते हुए। ये G7 की बैठक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात हैं उसको लेकर लगातार अमेरिका को घेरा जा रहा था, लगातार अमेरिका पर निशाने साधे जा रहे थे। अब उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर भी G7 के जो नेता हैं वो बाइडेन के साथ में जब बैठक करेंगे तो इस पर चर्चा होगी। और नैना बीते एक हफ्ते में करीब 3 बार जो बाइडेन मीडिया को संबोधित कर चुके, लगातार वो सफाई दे रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये लड़ाई लंबी खिंच रही थी और अमेरिकी सैनिकों को नुकसान होता। रुक करते एक और बड़ी खबर का। श्रीनगर में आज गुपकार गैंग की अहम बैठक होनी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर गुपकार अलायंस चर्चा करने वाला है। तो घाटी के हालात पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। गुपकार अलायंस की ये बैठक होगी। गुपकार गैंग की बैठक श्रीनगर में होगी। सोहेल ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। सोहेल, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, कौन कौन शामिल होने वाला है और एजेंडा इस बैठक का किस तरह का रहने वाला है? देखिए, ये पहला कन्वेंशन होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का। हालांकि आज तक तमाम पार्टीज की मीटिंग होती रही, लेकिन इस बार जो है वर्कर्स को भी इस मीटिंग में जो है बुलाया गया है और तकरीबन हर पार्टी से 50 से 60 लोग होंगे जो पहली बार जो कन्वेंशन करेंगे फारूक अब्दुल्ला के घर पे। एजेंडा अभी तक हालांकि बताया नहीं गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से इतना पता चला है कि जो पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे और अभी जो है आगे की रणनीति उस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पार्टीज जो हैं जम्मू कश्मीर में समझ चुकी हैं कि अगले 5-6 महीने में जम्मू बिल्कुल सोहेल, वो समझ चुकी है कि बातचीत का ही रास्ता सही है क्योंकि मनमानी करने से, जिद करने से चीजें नहीं होंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अफगानिस्तान से भारतीय का रेस्क्यू लगातार जारी। भारतीय वायुसेना का विमान काबुल से रवाना हुआ है। 25 भारतीय समेत 78 लोग दोबारा इंडिया पहुंचे हैं। जो तजाकिस्तान के रास्ते से दरअसल IF का ये विमान आ रहा है। दुशांबे से दिल्ली इन्हें लाया जा रहा है। इस विमान में 78 लोग सवार हैं। सभी 78 AI 1956 विमान के जरिए लाए जा रहे हैं और ये कहा जाए कि जिस तरह से लगातार इवैक्यूएट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, अब अपने वतन वापसी की लोगों के चेहरे पर एक अलग खुशी भी साफ नजर आती है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। भारत की कोशिश ये है कि कोई भी भारतीय इस वक्त जो हालात अफगानिस्तान में ना रहे, इसीलिए विदेश मंत्रालय ने MA ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि जितना भी संभव हो, मुमकिन हो, भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट, रेस्क्यू किया जाए। और लगातार भारतीय वायुसेना का विमान काबुल एयरपोर्ट पर 24 घंटे है और स्टैंड बाय मोड में है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फटाफट भारतीयों को वहां से रेस्क्यू कर वतन वापस ले जाया जाए। नैना बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार ये चौथी बार है जब विमान के माध्यम से जो तमाम लोग हैं भारतीय उन्हें लाया गया है हिंदुस्तान वापस। अब 25 भारतीय समेत 78 लोग रवाना हो चुके हैं। जल्द ही वो भारत पहुंच जाएंगे। तमाम और 100 खबरों के बाद शुरू करते इस वक्त की बड़ी खबर। शिवसेना और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच चल रहे विवाद की। मुंबई के दादर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विवादित पोस्टर लगाया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी जिससे शिवसेना भड़क गई और राणे ने कहा था कि ये शर्मनाक है, मुख्यमंत्री आजादी के कितने साल हुए ये तक नहीं जानते। वहीं नारायण राणे के बेटे और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी ट्वीट कर शिव सैनिकों को चैलेंज किया। उन्होंने लिखा कि जुहू आवास के बाहर शिव सैनिकों को जमा होने के लिए कहा गया है। अगर मुंबई पुलिस उन्हें नहीं रोकती तो वो वहां हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी कुछ होता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये स्पष्ट कर दिया है। ये देखिए आप जरा किस तरह से लगातार सोशल मीडिया हो या फिर जो पोस्टर वॉर है वो देखने को मिल रहा है। अरुणिल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अरुणिल, ये विवाद किधर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ये ट्वीट वॉर, पोस्टर वॉर एक अलग दिशा लेता हुआ नजर आ रहा है। आज क्या हो रहा है वहां पे? आज देखेंगे तो शिव सैनिकों ने भी काउंटर अटैक किया है। दादर जो एक शिवसेना का बैक्शन माना जाता है, वहां पे एक पोस्टर लगाया गया है नारायण राणे के फेस के साथ, जो यूनियन मिनिस्टर है, और बहुत ही अगली रिमार्क किया गया है। उनको कोमड़ी चोर बोला गया है, जो मराठी का अगर हिंदी में हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब होता है मुर्गी चोर।
और ये एक बड़ा पोस्टर दादर में लगाया गया है। कल नितेश राणे, जो नारायण राणे के बेटे हैं, जो खुद भी एमएलए है बीजेपी के, उन्होंने भी ट्वीट किया ये बोलते हुए कि हमें पता चल रहा है कि कुछ शिव सैनिकों को बोला गया है हमारे जू के घर के सामने आके मोर्चा करने के लिए, हम पे अटैक करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी काउंटर अटैक करेंगे। एक शेर के गुफा में घुसने की कोशिश ना की जाए। ये पूरा विवाद चालू हुआ तभी नारायण राणे ने महाड़ में अपने स्पीच में ये बोला कि उद्धव ठाकरे जो कि सीएम है, उनको इंडिपेंडेंस ईयर का कितवा साल है वो नहीं पता था। तो वो कैसे नहीं पता हो सकता? अगर मैं वहां पे प्रेजेंट होता तो मैं उनको एक कड़ा तमाचा लगा देता। और उसके बाद शिव सैनिक अग्रेसिव हो गई है और हमें पता चलता है कि 2 एफआईआर भी दर्ज हुए हैं यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे के अगेंस्ट। एक नासिक में हुई है, उनके जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क है वो और एस्केलेट हो सकता है, ऐसा जानकारी हमें मुंबई से पता चल रही है अभी तक। अरुण, एक बात बताइए, बीजेपी और शिवसेना के भी दोस्त हुआ करते थे, एक साथ सरकार चलाते थे। अगर ये टिप्पणी नारायण राणे ने की है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आजादी का दिन याद नहीं है, कितने साल हो गए देश को आजाद हुए, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम देखने गए तो वो दोनों साइड, भी नारायण राणे और शिवसेना, बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड के लिए माने जाते हैं। और अगर ऐसी टिप्पणी जो शिवसेना के सुप्रीमो है उनके अगेंस्ट की जाती है तो शिव सैनिक उसको कैसे लेते हैं? अभी तक तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली लिया है, बिकॉज ऐसे पोस्टर्स नारायण राणे के अगेंस्ट अभी तक कभी नहीं लगे हैं। ये डायरेक्ट अटैक नारायण राणे पे किया जा रहा है, उनको कोमरी चोर बोला जा रहा है, जो कि उसका मतलब होता है मुर्गी चोर। और ये पोस्टर दादर पे लगाया गया है। मतलब इसको अभी कैसे देखते हैं नारायण राणे के सपोर्टर्स? क्या वो पोस्टर की जगह जाते हैं, वो पोस्टर्स को फाड़ते हैं? क्या इसमें कोई ऑल्टरकेशन देखने को मिलेगी दोनों साइड में? इस पे भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। बट ये जो विवाद है वो एस्केलेट होने का बहुत चांसेस लग रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि ये विवाद आखिर कहां तक जाता है। फिलहाल बड़ी खबर, टाइम्स नाउ नवभारत की स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्टिंग ऑपरेशन के बाद धर्म परिवर्तन का शातिर खेल खेलने वाले अबू बकर को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जी हां, अबू बकर पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हमारे स्टिंग ऑपरेशन का असर यह हुआ है कि रिमांड पे गया है और उसकी गिरफ्तारी हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत ने देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के गंदे खेल का पूरी दुनिया के सामने खुलासा किया था और उस चेहरे को बेपर्दा किया जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। धर्म परिवर्तन की खुफिया स्लीपर सेल चला रहे मौलाना अबू बकर ने टाइम्स नाउ नवभारत के खुफिया कैमरे पर अपने हर राज से पर्दा उठाया है। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और रविवार रात अबू बकर को फरीदाबाद के धौज गांव से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को अदालत में पेशी हुई, जहां से अदालत ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मैं जिस आदमी को 5 साल हो गए जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो आदमी 2 दिन पहले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है, जिससे 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। एक बंदा जिसने पुलिस के ऊपर ही जाए 2 महीने पहले वीडियो वायरल कर रखी है सर, पुलिस के ऊपर ही उल्टा आरोप लगाया था। उसी बंदे के जो दारू भी पीता है, शराब भी पीता है, उसके माँ बाप ने, उसके पूरे गांव उसके खिलाफ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का भी गठन हो सकता है। कंप्लेंट उन्होंने लीलू ने दी है, उसके अंदर उसने रिटर्न में कंप्लेंट में दिया 7-8 हज़ार रुपये मुझे शुरू में दिए थे और लालच दिया गया था। उसी कंप्लेंट के आधार पर 7-8 हज़ार का मामला अभी तक सामने आया। कोई ज़मीन भी दी है, शादी का लालच भी दिया गया है। ज़मीन का मैटर हमारे सामने अभी नहीं आया, लेकिन उसका रिमांड लेके अभी हम जांच करेंगे। जांच में क्या आता है, ज़मीन का मैटर आता है या नहीं आता, रिमांड के दौरान पता लगेगा। अबू बकर पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसकी बातें आपके होश उड़ा देंगी। छिपे कैमरे में अबू बकर ने जो कबूला है, उसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आप भी सुनिए अबू बकर का ये कबूलनामा। नागपुर में प्रोग्राम था जिसका बिल्कुल छत्तीसगढ़ में, तो उसमें 750 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था मेरे हाथ में। आपने करवाया था? टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर अबू बकर ने खुद कबूल किया कि उसने कैसे नागपुर में 700 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं, अबू बकर देश में ब्राह्मण और दलित समाज के बीच भेद करना चाहता था, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अबू बकर का असली चेहरा
दुनिया के सामने ला दिया। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। और अब आपको पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले अबू बकर का पूरा स्टिंग दिखाते हैं, जिससे इसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया है। आने वाले कुछ मिनटों तक आप ध्यान से टाइम्स नाउ नवभारत की इस रिपोर्ट को देखते जाइए। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत में किस तरह धर्म परिवर्तन को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की 4 किरदार हैं। अबू बकर, टाइम्स नाउ नवभारत के 2 रिपोर्टर और अबू बकर के साथ आया काजी इखलाक। वीडियो में आपको सिर्फ अबू बकर दिखेगा, लेकिन आवाज चारों किरदारों की होगी। अब ध्यान से छिपे कैमरे से रिकॉर्ड हुई बातचीत को सुनिए। नागपुर में प्रोग्राम था जिसका बिल्कुल गढ़ में जी, तो उसमें 750 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था मेरे हाथ में। आपने करवाया था? जी। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अबू बकर की थोड़ी तारीफ कर दी तो खुलकर सब कुछ बोलने लगा। उसने बताया कि नागपुर में उसने 750 लोगों का खुद से धर्म परिवर्तन करवाया। हमारी आगे की बातचीत में अबू बकर ने बता दिया कि वो किस तरह लोगों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। अपनी टीवी स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। कपड़े इसने पहन रखे हैं। अब ये ब्राह्मणों की नजरों में क्या है, ये नहीं चाहिए। तो मेरा वहाँ जाना हुआ शहर में था, तो एक मस्जिद में ठहरे हुए थे, मेरा बयान था। तो उसके बाद में मस्जिद के सामने से झाड़ू ले रखी थी, झाड़ू लेके निकल। मैंने कहा भैया आओ, इमाम साहब के हुए थे, मैंने उसको बयान किया। वो बेचारा डरता डरता अपने हाथ में, आपको बताइए जी बताइए क्या हुआ। भाई आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। वो तो डरने लगे, यार आपके साथ खाना खाऊंगा। वहां से वो निकला, अपने घर गया। घर वालों से उसने पता नहीं क्या बात की क्या नहीं की, उसने अपने लड़के को लेकर मस्जिद में आए, हम दोनों को मुसलमान बनाओ दी। अबू बकर ने एक कहानी सुनाकर हमें ये बताया कि किस तरह उसने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रखकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। अबू बकर की बातों से साफ है कि वो और उसकी टीम समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव का फायदा उठाती है। ये उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं और उन्हें अपनापन दिखाकर मुसलमान बनवा देते हैं। आगे सुनिए। जी, देश में ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, ये करवाना है और ये हमारा ये मिशन होना चाहिए था। हमने सोच ही नहीं उसकी। तो आप समझ गए होंगे कि अबू बकर और उसकी टीम का मोडस ऑपरेंडी क्या है। वो देश में ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच भेद करना चाहता है। उसे लगता है कि भेद बढ़ेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देगा। वो सरकार के विरोधियों की मदद करता है ताकि मुश्किल में उसे मदद मिल सके। CAA और NRC के विरोध के दौरान उसने इसी तरह दूसरे धर्म के लोगों से मदद ली। अबू बकर ने बताया कि वो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मदद करना चाहता है ताकि अगर उस पर मुसीबत आए तो किसान उसके साथ खड़े हो जाएं। दिल्ली के शाहीन बाग का जिक्र करते हुए अबू बकर ने बताया कि कैसे उस तरह के प्रदर्शन में उसे शर्ट पैंट वाले लोगों से ज्यादा दाढ़ी वाले मौलानाओं की जरूरत पड़ती है ताकि मुसलमानों के बीच उस आंदोलन को लेकर विश्वास पैदा किया जा सके। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट।